हमने डिस्कस किया था कि दो व्यूज़ हैं, एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू है और एक रिसोर्स बेस्ड व्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए। गुड। तो ये दो थ्योरीज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थ्योरीज और इनका पर्सपेक्टिव क्या है। बोथ थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट, बोथ थ्योरीज आर करेक्ट। और अगर आपको संजू की बात याद होगी तो संजू ने कहा था कि अगर आप अपने आप को जानते हैं लेकिन अपने दुश्मन को नहीं जानते तो यू विल विन वन वॉर, यू विल लूज वन वॉर। और अगर आप अपने आप को भी जानते हैं और आप अपने दुश्मन को भी जानते हैं, यू विल विन ऑल वॉर्स। ठीक है, तो ये भी बेसिकली यही कहता है कि अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छी तरह समझते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट को भी अच्छी तरह समझते हैं और उस पर्सपेक्टिव में आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं तो यू विल बी कॉम्पिटिटिव इन ऑल द सिचुएशन। ये बेसिकली इसका पर्सपेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेस को उन्होंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। एक्सटर्नल फोर्सेस को आप याद रख सकते हैं सी पेस्ट से। एक्सटर्नल फोर्सेस में कॉम्पिटिटर आ जाता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ जाता है, सोशल इन्वायरमेंट आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है। ये 5 चीज़ें हैं जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक देखनी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ये 5 चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं और जो कि आपके एडवांटेज में भी जा सकती हैं, डिसएडवांटेज में भी जा सकती हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज देम। तो सबसे पहले जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर पहले बात की है, बिकॉज बिजनेस का जाहिर है कि बिजनेसेस, मोस्ट बिजनेसेस आर फॉर प्रॉफिट, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक वेरिएबल्स में बात की है। और इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं उनको मेंशन किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने मेंशन की है, बिकॉज द बुक इज़ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस इकनॉमी, तो उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ एम्फेसाइज की है दैट इज शिफ्ट टू a service economy in the USA. It is on page 222। यानी यूएसए की अगर आप इकनॉमी देखें तो उसके अंदर 78% आर सर्विसेज और 20% इज इंडस्ट्री और 2% जो है उनका एग्रीकल्चर है। इसकी वजह यह है कि कोई भी इकनॉमी जितनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती चली जाती है तो सर्विसेज का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है और इंडस्ट्रीज़ का और एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम होता चला जाता है। बट प्लीज़ रिमेंबर कि परसेंटेज कम होने की वजह से उनकी आउटपुट कम नहीं होती है। अमेरिका के टोटल इकनॉमी का 2% है एग्रीकल्चर, बट इट इज़ सो ह्यूज that they are net exporter of citrus fruits and wheat and different agricultural products। तो बिकॉज वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और बड़े फार्म लैंड्स के ऊपर फार्मिंग करते हैं, इकनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं। तो ये और उनकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो और जो सर्विस इंडस्ट्री उनकी अभी भी, हालांकि उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑफशोर हैं, बट स्टिल दैट इज़ 20% ऑफ द इकनॉमी। स्टिल उनके यहाँ जो है सर्विसेज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और सर्विसेज 78%। पाकिस्तान में रफली 50% सर्विसेज हैं, 25% इंडस्ट्रीज़ हैं और 25% एग्रीकल्चर है। तो किसी इकनॉमी की सोफिस्टिकेशन को देखना हो तो आप ये देखें कि वहाँ सर्विसेज का परसेंटेज कितना है। ये एक इंडिकेटर होता है कि कौन से बिजनेसेस वहाँ पे सूट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आपके पास इंडस्ट्रीज़ का परसेंटेज 25 है तो पाकिस्तान ग्रोथ के जिस स्टेज के ऊपर है उसके लिहाज से अभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रूम अवेलेबल है। अगर राइट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में ग्रो कर सकती हैं। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान की अपनी आबादी 220 मिलियन है प्लस 2% बर्थ रेट है। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाते हैं यू विल गेट ए साइजेबल मार्केट एंड ए ग्रोइंग मार्केट। तो इसलिए ये देखना, आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जब इकनॉमी में आप जाते हैं तो यू नीड टू लुक इनटू यहाँ पे सर्विसेज का परसेंटेज कितना है और इंडस्ट्रीज़ का परसेंटेज कितना है और एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना है। और सर्विसेज का परसेंटेज पाकिस्तान जैसी इकनॉमी के लिहाज से 50% इज़ नॉट बैड। और इसी इंडिकेटर को देखते हुए बहुत सारे फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में आए थे। आपको पता है ABN AMRO, डूशे बैंक,
स्विस बैंक, फ्रेंच बैंक और सिटी बैंक, ये सारे आए थे। यहाँ सर्विसेज का परसेंटेज रीजनेबली गुड, लेकिन उस सर्विसेज की परसेंटेज को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि सर्विसेज तो आप इंडस्ट्रीज़ को देते हैं ना। तो इसलिए इस वजह से वो बैंक्स फिर यहाँ पे उस तरह से अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके जैसा कि वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे बैंक्स पाकिस्तान से वापस चले गए। सर्विसेज में आपके आ जाता है बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट और इस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। अमेरिका में सर्विसेज की परसेंटेज ज़्यादा है, जापान में ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी कंट्री के इकनॉमी में शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, वेदर इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स सर्विसेज, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो अगर बिल्कुल एग्रीकल्चरल कंट्री है, बाज़ जो बहुत गरीब ममालिक है उनका 70-80% एग्रीकल्चर है, तो जिस तरह की वहाँ पे प्रोपोर्शन है उसी लिहाज से आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्टेज ऑफ ग्रोथ पे वो कंट्री है उसी लिहाज से आप वहाँ पे बिजनेस मेंटेन होंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इनटू एनी इकनॉमी कि उसके अंदर इन 3 मेजर फैक्टर्स का परसेंटेज में प्रोपोर्शन क्या है। फिर जो दूसरा फैक्टर आप किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक्स में देखते हैं, जब आप किस कंट्री में जाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो किस रेट पे अवेलेबल है। जैसे पाकिस्तान में क्रेडिट अवेलेबल है बट इट इज़ अवेलेबल एट 10%। अमेरिका में क्रेडिट अवेलेबल है वो लेकिन 2%, 2.5%, 3% पे अवेलेबल होता है। तो इसलिए अमेरिका में लोन लेना ज़्यादा लुक्रेटिव है कंपेयर टू इन पाकिस्तान। और फिर आप अगर अमेरिका में लोन लेते हैं और लोन लेकर के चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, तो यू कैन मच बेटर कैन गेन मच बेटर रिटर्न दैन 3%। तो आप 3% बैंक को पे करके भी आप बेटर ऑफ होते हैं। तो आपको ये भी देखना होता है कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे क्रेडिट कैसे अवेलेबल है और किस परसेंटेज पे लॉन्ग टर्म में अवेलेबल है। फिर डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम क्या है। फर्ज कीजिए कि आपकी इनकम है 100,000 रुपीज़ पर मंथ इन कराची एंड यू लिव इन ए रेंटेड हाउस, और हम एज्यूम करते हैं कि आप अपने रेंटेड हाउस का या अपार्टमेंट का 20,000 रेंट देते हैं और 20,000 आप यूटिलिटीज़ में देते हैं और 20,000 आप फॉर एग्जांपल आपके ग्रॉसरीज और इन सब चीज़ों में खर्च हो जाता है। 20,000 आप जो है वो अपने बच्चों की स्कूल फीस वगैरह देते, 10,000 आपका पेट्रोल और गाड़ी के रिपेयर वगैरह में खर्च हो जाता है, तो और 5,000 मिसलेनियस में खर्च हो जाते हैं। तो पूरे महीने में आपके पास 5,000 रुपीज़ बचते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं। जो पैसे आपके तमाम इम्पॉर्टेंट जो कि हर सूरत में हर महीने एक्रू होते हैं एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस को पे करने के बाद आपके पास बच जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। आप रेस्टोरेंट में इसलिए जाते हैं कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इसलिए ख़रीदते हैं कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है। आप अच्छी गाड़ी इसलिए ख़रीदते हैं कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है। तो जब डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास हो तो लोग बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, सर्विसेज ख़रीदते हैं। अगर आपको अच्छे इलाज की ज़रूरत है और गवर्नमेंट इलाज प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो या तो आपको हर महीने इतने पैसे एलोकेट करके रखने चाहिए कि खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़े तो आई मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई मेडिकल केयर, या फिर ये कि आप उसको मेडिकल इनकम से अपने डिस्पोजेबल इनकम से कवर करते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम आप मोस्टली ब्रांड्स और सर्विसेज पे खर्च करते हैं। अगर किसी कंट्री के अंदर डिस्पोजेबल इनकम कम है, जैसे पाकिस्तान के अंदर डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास कम है, रीज़न इसके पाकिस्तान के लोगों के इनकम का बहुत बड़ा चंक चला जाता है बच्चों की फीस में और मेडिकल एक्सपेंसेस में, बिकॉज गवर्नमेंट इन एरियाज में सपोर्ट नहीं करती है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन भी फ्री है हाई स्कूल तक, और वहाँ पे ये भी फ्री है, मेडिकल भी फ्री है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो इस वजह से लोगों के पास घर का रेंट देने के बाद भी, अगर अपना घर नहीं है, और मंथली ग्रॉसरी लेने के बाद और गैस डालने के बाद भी अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं,
So they have higher disposable income compared to their counterparts in Pakistan. In addition to that, किसी भी फैमिली में पाकिस्तान में अभी तक एक अर्निंग मेंबर होता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में दो अर्निंग मेंबर्स होते हैं या दो से ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए उनकी डिस्पोजेबल इनकम और ज़्यादा होती है। तो जितने भी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं, वकेशंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मेडिकल केयर है, ये सब आपको वेस्ट में ज़्यादा अवेलेबल मिलेगा बिकॉज दे कैन अफोर्ड दैट। तो इसलिए डिस्पोजेबल इनकम देखना होता है। किसी कंट्री में आप जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए एंड यू डील इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोग क्या इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि व्हाट इज़ देयर डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद आ जाता है प्रोपेंसिटी ऑफ पीपल टू स्पेंड। प्रोपेंसिटी बेसिकली इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं ये वर्ड, जो कि इकोनॉमी है तो इसलिए इन्होंने यूज़ किया, यानी टेंडेंसी ऑफ पीपल टू स्पेंड कैसा है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो लोगों की इनकम होगी 100 रुपीज़, वो 120 रुपीज़ खर्च करते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर फैमिलीज़ कुछ ना कुछ लोन लेकर के होते हैं, उनके ऊपर लोन होता है, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी टू स्पेंड ज़्यादा है। वी स्पेंड ऑन डाइनिंग आउट, वी स्पेंड ऑन ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड ग्लासेस, इस तरह की चीज़ों पे, ब्रांडेड शूज़, इन चीज़ों पे हम खर्च करते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड पाकिस्तान में ज़्यादा है कंपेयर टू, आप अगर यही सूरत हाल इंडिया में देखें तो उनकी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड बहुत कम है और दे ट्राई टू सेव मनी। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में लोगों को दो ओकेजन्स पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं कि दे शुड ऑलवेज हैव सम मनी इन देयर किटी, सो दैट जब उस तरह के दो ओकेजन्स आए तो वो स्पेंडिंग कर सके। बिकॉज अगर वो उन दो ओकेजन्स पे स्पेंडिंग नहीं करते हैं तो उनकी बरादरी में नाक कट जाती है, लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। एक जब उनकी फैमिली में किसी का इंतकाल हो जाए, ख़ासतौर पर माँ या बाप का, तो वो उसका तीजा, 10वां, 40वां, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसमें दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी। और दूसरा, जब किसी की उनके शादी होती है तो इट्स ए वेरी लॉन्ग सेरेमनी, और उसके अंदर मेहमान आते हैं, उनके पास रहते हैं 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, फिर खाना पीना चलता है। तो दे स्पेंड ए लॉट ऑन दीज टू ओकेजन्स। फिर जहेज़ देने का मसला। तो चूँकि वो इन दो ओकेजन्स पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, इसलिए उनकी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड कम है। उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होती भी है तो वैसे स्पेंड नहीं करते बल्कि सेव करते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम से आपके पास ऑप्शन है, यू कैन स्पेंड दैट और यू कैन सेव दैट और यू कैन पार्शियली स्पेंड दैट और पार्शियली सेव दैट। तो अगर किसी जगह पे आप देखें कि वहाँ पे लोगों की प्रोपेंसिटी टू स्पेंड कम है, तो आप अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे उन ब्रांड्स को ख़रीदने वाले नहीं मिलेंगे आपको। आप देखिए मार्क्स एंड स्पेंसर इंडिया में गया, इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन मार्क्स एंड स्पेंसर ने अप मार्केट को टारगेट करने की कोशिश की, अप मार्केट में इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। मिडिल मार्केट में टारगेट करने के लिए उनको अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ा, अपने प्राइसेस कम करनी पड़ी, फिर कहीं जा कर के उनको कुछ मार्केट शेयर मिला। तो इसलिए कि वहाँ के जो डायनामिक्स हैं इकोनॉमिक्स के वो डिफरेंट है, और पाकिस्तान के डिफरेंट है, और यूरोप की कंट्रीज़ के डिफरेंट है। फिर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर 10% है और इन्फ्लेशन रेट भी अगर फर्ज कीजिएगा 10% है, तो अगर आप अपने बिजनेस पे 10% अर्न कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर जस्ट मेंटेनिंग योर बिजनेस, नॉट अर्निंग एनीथिंग। इससे तो बेहतर है कि आप अपना पैसा बैंक में रख दें और 10% इंटरेस्ट लेते रहें, अगर आपको इंटरेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद आप इंटरेस्ट लेते रहेंगे, आपका पैसा डिफ्लेट होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो इसलिए पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में है, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में है, तो यू गो फॉर प्रॉफिट्स लाइक 15% एंड 20% इवन इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि इससे कम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि बेसिकली यू आर नॉट अर्निंग रियल वेल्थ। फिर जीडीपी भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि ये कंट्री का साइज़ क्या है। पाकिस्तान का जीडीपी जो है $300 बिलियन है, विच इज़ हाफ ऑफ द अर्निंग्स ऑफ वॉलमार्ट इन अ ईयर।
वॉलमार्ट एक साल में 550-600 बिलियन डॉलर करता है, हमारा पूरा जीडीपी 300 बिलियन डॉलर है, यानी उनकी किराने की दुकान जो है हमसे डबल है। तो पाकिस्तान इज़ ए स्मॉल कंट्री, पाकिस्तान इज़ ए पुअर कंट्री, और अब तो कंपेयर टू बांग्लादेश भी पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। बांग्लादेश की इकनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, उनका पर कैपिटा इनकम बेहतर है, जीडीपी बेहतर है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जीडीपी चूँकि कम है, तो इसलिए आप लोगों को इसका मतलब है इट इज़ ए जर्नल इंडिकेटर कि लोग ज़्यादा गरीब हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और जब लोग ज़्यादा गरीब हैं तो नेसेसिटीज़ पे खर्च करते हैं, वो लग्जरीज़ पे नहीं खर्च करते। नेसेसिटीज़ पे खर्च करने का मतलब हुआ कि बेसिकली दे आर स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज़, यानी खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, बेसिक कपड़े पे खर्च कर रहे हैं। तो जब इकनॉमी की ये सिचुएशन होती है तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में नहीं ला सकते, और इसी वजह से पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आती है, क्योंकि जीडीपी कम है, और ये कम नहीं है, बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में आप पाकिस्तान की इकनॉमी में आपको ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ, कि अगर पाकिस्तान का जीडीपी कम है तो ये जो मॉल्स इतने सारे चल रहे हैं और इतने सारे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, इतने सारे ब्रांड्स चल रहे हैं, तो ये कहाँ से चल रहे हैं? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उतने ही साइज़ की पैरेलल इकनॉमी भी है या ब्लैक इकनॉमी भी है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जीडीपी अगर आप काउंट करें, इट इज़ नॉट 300 बिलियन डॉलर बल्कि 600 बिलियन डॉलर है। ये वो इनकम है जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ करती हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जो है उस ऐसी इनकम होती है जिसको लोग शो नहीं करना चाहते, जैसे ब्राइबरी है। तो इस तरह की जितनी भी ब्लैक मनी है वो ज़ाहिर है कि कैश की सूरत में लोग मेंटेन करते हैं। तो जब वो कैश की सूरत में मेंटेन करते हैं तो उसको स्पेंड भी कैश की शक्ल में करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में थोड़ी सी आपको जो चमक दमक नज़र आती है वो इस वजह से नज़र आती है कि पीपल हैव ब्लैक मनी, वन, एंड सेकेंड, लोगों को 2.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में मिलता है जो उनके रिलेटिव्स हैं अब्रॉड, वो यहाँ पे पाकिस्तान में बेचते नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान की जो, तो वो 30 बिलियन डॉलर तो वही हो गया अगर जो आपको एफडी वो जो आपको रेमिटेंसेस की शक्ल में मिलता है। तो 300 बिलियन डॉलर की इकनॉमी में 30 बिलियन डॉलर प्लस हो जाता है, जो कि जो सिंपली स्पेंड होता है, तो वो भी उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, बहुत सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर कंजम्पशन पैटर्न क्या है, यानी लोग अपनी सैलरी को कहाँ खर्च करते हैं। जाहिर है कि लोग अपनी सैलरी को जहाँ पे खर्च करते हैं वहीं पे बिजनेसेस ग्रो होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप देखें कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ग्रो हो रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर गेटिंग गुड एनरोलमेंट। रीज़न इज के पेरेंट्स आर स्पेंडिंग मनी ब्लाइंडली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये कंजम्पशन पैटर्न है। तो अगर आप पाकिस्तान में आते हैं और एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, यू विल गेट गुड रिटर्न। तो इसी तरीके से आपको पाकिस्तान में अगर आप हाउसिंग बिजनेस में जाते हैं, यू विल गेट गुड रिटर्न। रीज़न है इसके पाकिस्तान में इस वक्त भी 10 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज है। तो अगर आप घर बनाएंगे तो आप उसको प्रॉफिटेबली बेच सकते हैं। दैट्स वाई जो रियल इस्टेट बिल्डिंग है, रियल इस्टेट बिजनेस है, दैट इज़ ग्रोइंग इन पाकिस्तान। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग अपने पैसे खर्च कहाँ पे कर रहे हैं। तो जहाँ पे खर्च कर रहे हैं आप जाहिर है कि उसी में बिजनेस करें। लोग खाने पीने में खर्च कर रहे हैं, इसलिए रेस्टोरेंट्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर इस तरह देखें तो दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक अनस्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि एक सेक्टर के अंदर जॉब्स ख़त्म हो रही हो और दूसरी सेक्टर में जॉब्स बहुत ज़्यादा हो। ऐसी सूरत हाल जब होती है, जब तो क्या होता है कि एक सेक्टर के लोग ट्रेनिंग लेकर के दूसरे सेक्टर में जाते हैं। अगर उस सेक्टर के लोग ट्रेनिंग लेकर दूसरे सेक्टर में ना जाएं तो उस सेक्टर की शॉर्टेज पूरी नहीं होगी और इस सेक्टर के लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस वक्त
अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, लेकिन BBAs MBAs बहुत हैं पाकिस्तान में जिनके पास जॉब नहीं है। तो अगर ये BBAs और MBAs चाहते हैं कि इनको जॉब मिले, तो उनको चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर सीखें, 1 ईयर 2 ईयर कोर्स जो भी है, और सॉफ्टवेयर सीख करके उस इंडस्ट्री में जाए। उसमें उनको लोकली भी जॉब मिल सकती है और इंटरनेशनली भी जॉब मिल सकती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट कम है। और ये आम तौर पे उस वक्त होता है जब कोई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आती है, जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है। जो लोग उन स्किल सेट्स को लर्न करते हैं दे सर्वाइव, जो लर्न नहीं करते हैं दे स्टे आउट ऑफ द मार्केट एज अनएम्प्लॉयड पीपल। जैसे जब कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे जो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर्स थे वो जॉबलेस हो गए। उनमें से जिन लोगों ने कंप्यूटर्स लर्न किया वो चले गए कंप्यूटर की जॉब में, एंड दे वर गेटिंग बेटर सैलरीज कंपेयर टू व्हाट दे वर गेटिंग एज ए स्टेनोग्राफर इन द पास्ट। लेकिन जिन्होंने लर्न नहीं किया वो अनएम्प्लॉयड रहे। इसी तरीके से जब बैंकिंग सेक्टर की पाकिस्तान में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, UBL वगैरह और दूसरे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर्स में गए थे, तो ये लोग ऑटोमेटेड नहीं थे, ये लोग रजिस्टर्स पे काम करते थे। तो जो लोग वहाँ पे रजिस्टर्स पे काम करते थे और वो वहाँ पे 20-25 ईयर से काम कर रहे थे, जब वो आउट ऑफ द जॉब हुए तो वो उनमें से कुछ ही लोग थे जो कंप्यूटर सीख सके। जो कंप्यूटर सीख सके उनको दूसरे बैंक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो कंप्यूटर नहीं सीख सके दे वर नॉट एबल टू गेट एनी जॉब। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू होता है, दैट यू नीड टू लर्न, बिकॉज आजकल जैसे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो मे बी इन योर लाइफ टाइम ए पॉइंट विल कम कि जब यू मे बी ए विक्टिम ऑफ स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप देखें कि मार्केट ट्रेंड किया जा रहा है और उसके हिसाब से फिर आप अपने आप को री एजुकेट करें। आजकल तो वैसे भी ज़माना है कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को एजुकेट करते रहें, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द लीग। अच्छा, बिज़नेस के अंदर इसके क्या इम्प्लीकेशन है? बिज़नेस में इम्प्लीकेशन ये है कि मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में आता है इंटेल, और इंटेल चाहता है कि मैं एक इंडस्ट्री यहाँ पे लगा लूँ। तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि क्या यहाँ पे इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इंटेल की फैक्ट्री में काम कर सकें। अच्छा राइट। तो इंटेल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो करने के लिए उनको जो लोग चाहिए वो भाई साहब में अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो देखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अवेलेबल हैं, तो वो ये देखते हैं क्या इनको हम 3 महीने 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग दे करके अपने लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो मे बी दे विल इंस्टॉल ए फैक्ट्री हियर इन पाकिस्तान। ये मैं आपको एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंटेल जाहिर है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा चांस नहीं है कि अगले 50 साल में भी आए, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहेगा तो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है और किस तरह के लोगों के पास स्किल है। और आप ये देखेंगे जैसे जापानीज़ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इधर आए थे, तो पहले उन्होंने ये देखा होगा कि भाई यहाँ पे इंजीनियर्स अवेलेबल है, तो पता चला हाँ मैकेनिकल इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं, तो और कम प्राइसेस में अवेलेबल हैं। तो उन्होंने देखा कि असेंबली जो है यहाँ पे दैट विल बी इन ए लेसर कॉस्ट, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे असेंबलिंग शुरू। स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप MBA हैं और आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, यू आर गेटिंग गुड पे। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केटिंग चेंज हुई, और मार्केटिंग जो है वो जो मेजर चंक टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट पे, रेडियो एडवर्टीजमेंट पे, प्रिंट मीडिया पे जाता था, वो चंक अब जा रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के लिए आपने अपना बताना है कि हमारे कस्टमर्स का डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, यानी उनकी एज क्या है, एजुकेशन क्या है, सेक्स क्या है, और इस तरह के 6-7 फैक्टर्स बताने हैं। अब ये फैक्टर्स बता देंगे तो यूट्यूब है या गूगल है या फेसबुक है, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट को आपके टारगेट मार्केट तक, आपके प्रोसेस को पहुँचाना शुरू कर। और चूँकि अब इतने अच्छे अच्छे आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो मार्केटिंग मटेरियल भी
आम लड़के तैयार कर लेते, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में मार्केटिंग की जॉब्स तो हैं। तो अगर आप MBA मार्केटिंग कर रहे हैं तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट में ज़्यादा लोग जाएं कंपेयर टू जितने MBA इन मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा, ये लोग स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। पढ़े लिखे होंगे, एक शोबे में उनका एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन उनके इस मार्केट में उनकी ज़रूरत बहुत कम है। अब इन लोगों को क्या करना चाहिए? अब इन लोगों को ये करना चाहिए कि वो सप्लाई चेन में डिग्री ले लें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री ले लें, 1 ईयर कोर्स कर लें या व्हाटएवर। उससे क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन में शॉर्टेज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शॉर्टेज है। तो यू नीड टू लुक इनटू द मार्केट कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड के अंदर लोगों की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है। अगर उस फील्ड में लोगों की डिमांड कम हो रही है तो देयर इज़ ए सीरियस रिस्क कि अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हैं किसी वजह से, तो यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब इन द मार्केट। इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन विद यू, तो कि यू कैन बी ए विक्टिम ऑफ स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको चाहिए कि वो चीज़ें सीखें जिसकी इस वक्त मार्केट में डिमांड है। फिर क्या होगा कि अगर आपकी जॉब चली जाती है या आप टाइमली स्विच कर लेते हैं तो यू विल सर्वाइव, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। एंड आई नो पीपल जिनकी एज 40 ईयर्स है, 45 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, एंड दे आर आउट ऑफ द मार्केट for a longer period of time and they are not getting job just because they do not have right skill set. तो you need to understand this कि, और ये हम लोगों की लाइफ में ज़्यादा हुआ है, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा होगा, और मेरे फादर की लाइफ में बहुत कम हुआ। वो लोग एक डिग्री लेते थे BA की और उसके ऊपर 35-40 ईयर्स को मैनेज कर लेते थे करियर। लेकिन हम लोगों के दौर में ऐसा हुआ कि हमें 1, 2, 3 डिग्रीज लेनी पड़ी और डिफरेंट एरियाज में कुछ एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ी, तो फिर जाके हमने सर्वाइव किया 50 ईयर्स की एज तक। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ करके टीचिंग में आ गया। आप लोगों की एज में दिस में हैपन एवरी 2, 3, 5 ईयर्स। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ट्रेंड किधर जा रहा है, ग्लोबल ट्रेंड किधर जा रहा है और लोकल ट्रेंड किधर जा रहा है, एंड यू नीड टू इक्विप योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। अच्छा, वैल्यू ऑफ द डॉलर इन वर्ल्ड मार्केट, जाहिर है कि आपको पता है डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हर्ट होती है, क्योंकि अब अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया, जैसे पाकिस्तान में हुआ कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो पाकिस्तानियों को ज़्यादा रुपीज़ देने पड़े सेम प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने के लिए, वो चीज़ें हमारे लिए एक्सपेंसिव हो। अगर डॉलर वीक होता है तो हम जो बहुत सारे इम्पोर्ट्स डॉलर में करते हैं, मशीनरीज इम्पोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए सस्ती हो जाती हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे लिए फिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए डॉलर पूरी दुनिया के इकनॉमी को इम्पैक्ट करता है, आपकी अपनी करेंसी आपके इम्पैक्ट करता है। वीक होने से फ़ायदा ये है कि आपकी एक्सपोर्ट अच्छी हो जाती है, लेकिन इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान आया है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपकी करेंसी वीक हो गई, इसकी वजह से आपके यहाँ चीज़ें महंगी हो गई। तो जो आपका डॉलर का रेट होता है और आपकी करेंसी का रेट होता है, उससे आपके इकनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है।